बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ अ बॉडी वाइब्रेट्स, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। गुज़िश्ता 3 लेक्चर्स में हमने इसी टॉपिक पे बात की, लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू है और आज हम अपने इस टॉपिक के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हाउ अ बॉडी वाइब्रेट्स की एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमने बात करनी है एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है, यानी जब आप इस ब्लॉक को यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ तक लेकर आते हैं और उसके बाद जब इसको रिलीज़ किया जाता है और ये अपनी वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, तो इस दौरान इसका एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से चेंज होता है, कहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है। इन तमाम चीज़ों की वजाहत के साथ आज हम इस वीडियो को लेके आए हैं और आप तमाम बच्चे पिछली वीडियोस की तरह पूरे ध्यान से इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। बेटा, आज के इस लेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा इधर मैथमेटिकल वर्क करके देखेंगे, जहां से हमें आज के लेक्चर को समझने में इंशाल्लाह आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक टॉप लाइन जो है वो लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे ज़ीरो होता है, ताकि हमें फिर मज़ीद बात समझने में आसानी हो। ठीक है, तो टॉप लाइन ज़रा नोट कर लीजिएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज ज़ीरो at the mean position and it is maximum at the extreme position। ठीक है बेटा, ये थी हमारी आज की टॉप लाइन जिसको हमने इंशाल्लाह डिस्कस करना है, इसकी रीज़न के ऊपर बात करनी है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। रीज़न से पहले हम कुछ मैथमेटिकल वर्क करके अपनी एक बेसिक बैकग्राउंड सेट करेंगे, ताकि उसके बाद हमें इन तमाम बातों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप देखें कि 9th क्लास के लेवल पे आपने हुक्स लॉ के बारे में एक बात पढ़ी थी कि हुक लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपस में रिलेट करता है, और वो ये कहता है कि जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस कि अगर आप किसी बॉडी पे ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस बॉडी के अंदर जो चेंजिंग आ रही है वो भी उतनी ही ज़्यादा आएगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे स्प्रिंग की बात करता हूँ, तो इस स्प्रिंग के ऊपर मैं जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करूँगा उसको हम कहेंगे कि मैं स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ। जितना मैं इस पे स्ट्रेस ज़्यादा अप्लाई करूँगा उतनी इसमें स्ट्रेन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसमें इलास्टिक लिमिट की एक कंडीशन भी थी जो कि आप बच्चे सब जानते हैं, तो उसको हम चलें यहाँ पे मज़ीद डिटेल में नहीं लेके जाते। तो जितना आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ही स्ट्रेन भी अप्लाई होगा। तो हमारे इस केस में जो स्ट्रेस है उसको हम F बोल रहे हैं, यानी जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो आप एक्सटर्नल फोर्स की शक्ल में लगा रहे हैं, उसको हम F बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब X क्या होता है जी? X के बारे में आप बच्चे जानते हैं कि जब यहाँ से आप इस ब्लॉक को स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके आते हैं, इधर तक उसको लेके आते हैं और यहाँ पे फिर ये ब्लॉक इधर तक बेटा यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इस दौरान इधर से लेके इधर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो आपने इसको स्ट्रेच किया था, इस इंटरवल को हम x बोलते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये बात भी आप गुज़िश्ता लेक्चर में सीख चुके हैं। इसको हम यहाँ पे x बोलते हैं जी। ठीक है, x, और x स्टैंड करता है किसको? डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट को ये शो कर रहा है। सही है जी। तो अब आप देखिएगा कि
ये हमारे पास f और x आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं जी। तो अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शन का साइन जो है वो रिमूव किया जाता है तो उसकी जगह पे इक्वालिटी आती है और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट ऐड किया जाता है और साथ x इसी तरह आ जाएगा। हमारे इस केस में जो कांस्टेंट है वो k है, ठीक है, जिसको हम अमूमन स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अगले आने वाले लेक्चर में स्प्रिंग कांस्टेंट पे भी डिटेल डिस्कशन होगी इंशाल्लाह। तो ये जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। आप अगर अपनी डायग्राम में भी देखें तो ये जो k आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये भी बेसिकली उसी k को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट को शो करता है। अच्छा, अब बेटा आप याद रखें कि जब आप इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर देते हैं, फिर जैसे इसको रिलीज किया जाता है तो एक फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से ये ब्लॉक वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ बढ़ता है। आप जानते हैं कि उस फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखें कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट अप्लाई होती है। एक्सटर्नल फोर्स कौन सी थी जी? एक्सटर्नल फोर्स वो थी जिसकी वजह से हम ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पे लेके आए थे। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या थी कि जो ब्लॉक को यहाँ से इधर से वापस लेके जा रही है, ठीक है, यहाँ से उसको वो वापस लेके जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स आपस में डायरेक्शन के लिहाज से ऑपोजिट हैं। लिहाजा अगर मैं ये इक्वेशन एक्सटर्नल फोर्स के लिए लिखी गई है, अगर मैं इसी इक्वेशन को रिस्टोरिंग फोर्स की शक्ल में उसके लिए लिखना चाहूंगा तो वो बेटा हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं, वो आ जाएगी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। देखें इक्वेशन वही है, सिर्फ एक नेगेटिव के साइन का इसमें चेंज आपको नजर आ रहा है और ये चेंज इसीलिए आया कि वो एक्सटर्नल फोर्स की इक्वेशन थी और ये रिस्टोरिंग फोर्स की है। क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है इसलिए एक नेगेटिव का साइन जो है वो बीच में हमने लाजमी इस्तेमाल करना है। अब हम इससे आगे चलते हैं। हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, जो कि आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन 9th क्लास में अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था। सो मैंने F की जगह एम ए यहाँ पे पुट कर दिया इक्वल टू माइनस के एक्स, ये एज इट इज है। उसके बाद हम a को यहीं पे रखते हैं और m को वहां जाके k के नीचे डिवाइड कर लेते हैं और x इसी तरह आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें a इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट है जो कि क्लियर करेंगे आप, वो ये कि आप देखें जो k है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और m जो है वो मैस है। मैस भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि मैस हर जगह सेम रहता है और कांस्टेंट को भी हम यूं ही डिफाइन करते हैं कि ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो वो कांस्टेंट होती है। तो मैस भी चूंकि चेंज नहीं होता, हर जगह सेम रहता है, तो मैस भी तो कांस्टेंट है। दूसरे लफ्जों में आप इस बात को यूं भी समझ सकते हैं कि ये मैस जो है ये बेसिकली ब्लॉक का मैस है। तो जब आप ब्लॉक को यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ पे लेके जाते हैं फिर ये ब्लॉक वाइब्रेशन करता है इस तरह, तो भाई इस वाइब्रेशन के दौरान ब्लॉक के मैस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मैस तो बिल्कुल एक जैसा है, यानी कि वो कांस्टेंट है। तो अब पता ये चलता है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट वैल्यू है। अब एक मैथमेटिकल एक लॉजिकल पॉइंट है कि जब दो कांस्टेंट की रेशो ली जाती है तो आंसर भी एक कांस्टेंट की शक्ल में ही सामने आता है। जैसे मैथ में अक्सर औकात आप 6/3 कर लेते हैं तो 6 और 3 कांस्टेंट है, इनका आंसर 2 आएगा और 2 भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। लॉजिकल पॉइंट में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने k/m की जगह भी एक कांस्टेंट ही ऐड कर दिया, इसकी जगह हमने कांस्टेंट का वर्ड लिख दिया, ठीक है। इन दोनों की रेशो भी एक कांस्टेंट ही है, आगे x आ जाएगा इसी तरह। अब आप जरा एक बात मजीद देखें कि अक्सर हम ऊपर भी ये पढ़ चुके हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वालिटी आती है और कांस्टेंट आता है। अगर हम इसी बात को रिवर्स कर लें, यानी अगर इक्वालिटी और कांस्टेंट के साइन को हटाया जाए तो उसकी जगह पे वापस हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। सो हमने जब इक्वालिटी और कांस्टेंट को हटाया तो इसकी जगह पे क्या आ गया? प्रोपोर्शन का साइन आ गया। तो इसलिए हमारे पास ये a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये एक रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है। तो बेटा ये एक मैथमेटिकल वर्क था जो कि हमने समझा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका एक बड़ा अहम रिजल्ट हमारे सामने आ गया, और वो ये है कि जो एक्सेलरेशन है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सेलरेशन जो है
वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट का। इसका मतलब ये है कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारे इस पूरे टॉपिक का जो एक बैकग्राउंड था वो हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे शॉर्ट सी एक डिस्कशन कर लेते हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और इसमें हमने ये रिलेशन टॉप पे लिख दिया जो कि आज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस रिलेशन का आपको मीनिंग पता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलें यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली proportional to the displacement। जी, तो बेटा अब आपको ये बात तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम होता है। ठीक है जी, फर्ज करते हैं कि हम इस ब्लॉक को यहाँ से स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके आते हैं, इसको स्ट्रेच करके हम यहाँ तक लेके आए हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से लेके फुली यहाँ तक है। ठीक है, लेकिन अब आप सोचें कि जैसे ही ये ब्लॉक यहाँ से हम रिलीज करेंगे तो ब्लॉक चूंकि वापस मेन पोजीशन की तरफ आएगा, तो इसका आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट जो है वो जैसे जैसे ब्लॉक वापस आएगा डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, रिड्यूस होते 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 जैसे ही ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन पे पहुंचेगा तो यहाँ पे देखें मेन पोजीशन पे उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगेन देखें यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम था, लेकिन जैसे ही ब्लॉक यहाँ से वापस आया डिस्प्लेसमेंट में कमी आना शुरू हो गई। करते करते जैसे ही ब्लॉक अपनी मेन पोजीशन पे वापस इधर पहुंच गया तो यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट देखें खत्म हो गया, यानी जीरो हो गया। इसी तरह जब ब्लॉक यहाँ से इनर्शिया की वजह से आगे मूव करता है तो फिर उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूसरी साइड पे बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही ब्लॉक यहाँ पे पहुंचता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर मैक्सिमम हो जाता है, और जब यहाँ से ब्लॉक वापस आता है तो फिर उसका उसी पैटर्न पे डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस होते होते यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि चूंकि यहाँ पे देखें कि चूंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो था एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम था, सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट हमने यहाँ से तैयार कर लिया। इसी तरह मेन पोजीशन पे अगर आके देखें तो मेन पोजीशन पे चूंकि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। इसी तरह अगर आप सेकंड एक्सट्रीम पॉइंट पे यहाँ पे आके चेक करें तो इधर भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, इसलिए एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, तो ये हमने शुरू में जो एक टाइटल लाइन इसके ऊपर लिखी थी वो यही थी कि एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड मिनिमम एट मीन पोजीशन। मिनिमम से मुराद जीरो भी आप ले सकते हैं। तो बेटा ये हमने सारी मैथमेटिकल फॉर्म को समझा, वहाँ से इस रिजल्ट को हमने आउट किया। ये जो रिजल्ट है ये बड़ा अहम है जी आज के इस टॉपिक में। ठीक है, इस रिजल्ट को समझने के बाद हमें बात समझ में आ सकती है कि एक्सेलरेशन अगर कहीं पे मैक्सिमम है तो वजह क्या है, कहीं पे अगर जीरो है तो उसकी रीजन क्या है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक रीजन में आपसे ये क्वेश्चंस इस टाइप के किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि वाई एक्सेलरेशन इज जीरो एट मीन पोजीशन, वाई एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, इस किस्म के क्वेश्चंस इंशाल्लाह जब आपको नोट्स दिए जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे आज के लेक्चर को समझ चुके होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।